चालू करा, चालू है। जय हिंद। मैंने अभी तक कक्षा 12 में तुम्हें पहला यूनिट खूब अच्छी तरीके से समझा दिया, खूब अच्छी तरीके से, तुम्हें मजा भी आया था, बहुत मजा आया था। फिजिक्स में वाकई में बहुत सरल लगी, बहुत मजा आई। फिजिक्स का, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, ये बहुत ही दिलचस्प वाली पाठ है, बहुत ही दिलचस्प वाली ये सिलेबस है। इसमें मजा ही मजा है, बस समझ जाओ। बस साइंस से बड़ा मजेदार सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। जो साइंस से दूर भागते हैं वो समझ लो अपनी कामयाबी से दूर भाग रहे हैं। तो दूर ना भागो, साइंस के जितना करीब जाओगे ना उतना लगन हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हुए पहले हम ये बता दें, पिछले यूनिट में मैंने तुम्हें आवेश, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव और उससे ऊर्जा संबंधित मैंने इसके बारे में खूब अच्छी तरीके से पढ़ लिया पिछले वाले यूनिट में। अब दूसरा यूनिट चल रहा है फिजिक्स का, यानी कक्षा 12 के फिजिक्स का दूसरा यूनिट, जो हमारा वैद्युत चालन, जो विद्युत चालन तथा ओम का नियम है। ये दूसरा यूनिट का पहला पार्ट है, जिसमें अब तुम्हें ओम के नियम में क्या होता है कक्षा 10 में बता दिया था कि वैद्युत, उसमें धारा धारा पढ़ाया जाएगा और विभव पढ़ाई जाएगी, विभवांतर पढ़ाई जाएगी। क्योंकि इससे तो तुम पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा विद्युत धारा, पहले तो यहाँ बता ही दूंगा, फिर धारा घनत्व, फिर अपवाह वेग, ये सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। फिर इसको समझ जाओगे ना तो वाकई में फिजिक्स एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा तुम्हारे, है ना। तो आगे हम देखते हैं, चलती। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है। मैंने बता दिया था कि रट्टा नहीं मारना है, अपने दिमाग का प्रयोग करके केवल बस डिफिनीशन यही बनाओ। ये बताओ, मैंने विद्युत धारा को आई कहा था, विद्युत धारा को आई, करंट आई को, विद्युत धारा को आई से व्यक्त किया जाता है। आई इक्वल होता है क्यू बाई टी, यही होती है ना, यही होती है ना। अब किसी किसी विद्युत परिपथ में देखिए, अब अगर मान लीजिए इसमें करंट दिया जा रहा है तो ये चालक होगा या विद्युत परिपथ ही होगा, तुम दोनों कह सकते हो। किसी चालक में प्रवाहित, अब इसमें जो दिया जाएगा, प्रवाहित आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। अब इस समय के अनुपात को क्यों, अब भाई देखो कुछ तो समय लगेगा, जो भी समय होगा दिया जाएगा ना, समय तो लगेगा ही इस पे। तो समय के एक, वो भी समय एकांक होगा, एकांक मतलब इक्वल होगा सबका, ये इक्वल ही, जो भी इस पर जो भी करंट आएगी सब इक्वल होगी। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। इतनी बात समझ गए, है ना, यही लिखने चल रहा हूं, है ना। देखिए मैंने यही लिखा ना कि किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित प्रवाहित एकांक समय में आवेश, प्रवाहित एकांक समय में आवेश, है ना, एकांक समय में आवेश के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। देखिए कहीं कहीं स्मॉल आई लिखे हैं, कहीं कहीं कैपिटल आई लिखे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल भी लिख सकते हो और कैपिटल भी लिख सकते हो, है ना। अब इसे आई से व्यक्त करते हैं, आई इक्वल क्यू बाई टी, है ना। अब इसका निकालना होगा मात्रक, तो मात्रक कैसे निकालेंगे, ये देखो इसका मात्रक। अब मात्रक, इसमें एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरत है कि मात्रक क्या होता है। कि मात्रक जैसे आई का होगा, ये क्यू को कूलाम साहब ने, आवेश को कूलाम साहब ने दिया था ना, है ना, तो इसका मात्रक कूलाम। मैंने आवेश वाले चैप्टर में तुम्हें समझा दिया था, कूलाम बटे समय का मात्रक सेकेंड, तो इसे कूलाम प्रति सेकेंड ऐसे लिखा जाता है, या इसे लिखा जाता है कूलाम सेकेंड इनवर्स, है ना। अब यही थोड़ा ये कूलाम ऐसे लिख लिया जाता है, कूलाम और सेकेंड इनवर्स, यही इसका मात्रक होता है। इतनी बात समझ गए, है ना। अब इसकी बीमा लिखी जाती है। अब बीमा डायमेंशन क्या होता है, बीमा, बीमा आई का होता है 80, सॉरी कूलाम का यानी आवेश का होता है 80, क्या होता है 80, क्यों होता है, क्योंकि देखो मैंने कूलाम
को बता दिया था, ये Q बराबर आई टी होता है ना, तो Q इक्वल आई टी हो जाएगी, है ना। तो आई को एम्पियर साहब ने दिया था ना, है ना इनका, और टी का मात्रा यूनि वो होता है डायमेंशन, यानी बीमा समय टी, है ना। तो यानी आवेश की बीमा एटी होती है ना, है ना, तो वही एटी लिख दिया भाई। अब इसका भी टी होता है, ये टी से ये टी कट जाएगी, है ना। तो एम्पियर आई की बीमा क्या होगी, एम्पियर, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एम्पियर। समझ गए ना, इतना जल्दी लिख लो। बता दे एक डिफिनीशन और तुम्हें हम बता दें कि इसका कहीं कहीं तुम्हें पूछने के लिए एक और डिफिनीशन आ सकती है कि इसी को, एक और डिफिनीशन आ सकती है, यहीं पर लिख दे रहा हूं, है ना। ये पूरी तरह ध्यान से एकदम पूरा निचोड़ रखो, निचोड़ आनी चाहिए पूरा साइंस का, है ना। विद्युत धारा कहते हैं, इतना समझ गए। देखिए, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से कुल आवेश, अब अनुप्रस्थ काट से कुल आवेश, ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है इसको भी जान लो, अनुप्रस्थ काट क्या होता है ना, उठा दो भैया। ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है, कोई सिंपल सी अगर समझ लो, ये जो लंबाई होती है, लंबाई के विपरीत दिशा में, जो जैसे ये लंबाई हो गई, अब इसके ये इसको समझना नहीं, ये समझ लेते हैं, ये हो गई, मान लेते हैं ये लंबाई है, अब इसके विपरीत दिशा में जो क्षेत्रफल है, ये वाली क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल जो लंबाई के विपरीत दिशा में क्षेत्रफल होता है, इसी को ही हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसी क्षेत्र को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, है ना। या इसको छोड़ो, अब मान लेते हैं इसको हम बीच से काट रहे हैं, मान लेते हैं इसको बीच से काट रहे हैं, अगर ये काट दिए तो जो इसके बीच में जो गोल एरिया बचेगा, जो गोल एरिया बचेगा, उसी को ही हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। उसी क्षेत्रफल पर अगर अगर ये मान लीजिए, या इसको समझे इस तरह, अगर मान लेते हैं ये कोई राड है, ये कोई राड है, अब इसमें कोई आबे मान लेते हैं कार्बन लगा हुआ है ना, कार्बन लगा हुआ, अब हम दूसरी राड डालकर अगर हम जो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, जो गोल यहां से निकलेगा, वही जो गोल निकलेगा, उसी गोल जो निकलेगा उसी क्षेत्र के एरिया को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। क्लियर है इतनी बात, समझ गए। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पूरी तरह समझ गए। वही कह रहा है किसी चालक के, मान लेते हैं चालक है, किसी चालक के इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट से कुल आवेश, अब इसमें जो आवेश निकलेगी, आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इससे जो आवेश प्रवाहित किया जाएगा उसे विद्युत धारा कहते हैं। इतनी बात समझ गए, है ना, इसको पूरी तरह समझ गए विद्युत धारा को, है ना। अब एक चीज ध्यान देते हैं कि यहां ये जो आई लिखा हुआ है, ये तुम्हें हो सकता है दिख ना रहा हो, है ना, तो हम इसको यहां लिख देते हैं कि आई इक्वल, अब टी से टी कट जाएगा, यहां बचेगा ए, तो यानी विद्युत धारा की हमारी बीमा हो जाएगी ए, यानी एम्पियर के लिए। इतनी बात समझ गए, है ना, इतना जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। देखिए, अगर इतना सब कुछ कर लियो ना, तो अब एक चीज ये दिमाग में भर लेना, ये याद कर लेना, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनों पर आवेश हमेशा कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये इतना होता है ना। तो यही चीज मैंने लिख दिया है कि देखिए, ये नोट करके तीन चीज लिखा हूं, ये आवेश से संबंधित ये नोट तीनों याद रखना, किसी ना किसी रूप में तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मिलेगी, किसी ना किसी रूप में, चाहे जहां चाहे न्यूमेरिकल लगाते वक्त, या हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, कहीं ना कहीं तुम्हें देखने को मिलेगा, है ना। तो जैसे देखते हैं, पहला क्या कह रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम आवेश होता है, और दूसरा एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इंटू हाँ 2 नहीं, है ना, वही ऐसे निकाल के दिखाया था ना, जो पहला सवाल लिखाया बताया था, तो उसमें ये तो 6.25 आया था, है ना, वही चीज है।
ये आवेशों की संख्या इसको निकाल के दिखाया भी था, है ना। फिर उसके बाद यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी प्रत्येक अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकेंड 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में होकर गुजरेगी, है ना। ये इतनी चीज, ये तीनों याद कर लेना, ये दिमाग में एकदम कॉपी पेस्ट कर लेना, ये किसी ना किसी रूप में तुम्हें मिलेगी, ठीक है ना। अब इसके बाद धारा की दिशा, धारा की दिशा वही होगी जो जो इलेक्ट्रॉन में धनायन आवेशों की दिशा होती है। जिस तरफ जो धनायन आवेश, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन आवेश, जिस ओर इलेक्ट्रॉन जाती है उसी तरफ धनावेश जाती है, और धनावेश और ऋणावेश के बिल्कुल विपरीत होती है। अगर इस साइड से धनावेश जा रही है, वही इलेक्ट्रॉन, वही विद्युत धारा के बहने की दिशा होगी, है ना। जो विद्युत धारा के बहने की दिशा होती है वही धनावेशों की दिशा होती है। और समझ गए, फिर से समझो, इलेक्ट्रॉन की दिशा मतलब आवेशों की दिशा क्या होती है। आवेशों की दिशा जो होती है वही वही इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है, और इलेक्ट्रॉन धनायन की दिशा जो होती है, धनावेशों की दिशा जो होती है, वही इलेक्ट्रॉन पर, वही इलेक्ट्रॉन यानी आवेशों की बहने की दिशा होती है। जो आवेशों के बहने की दिशा होती है वही धनावेशों की दिशा होती है, और जो धनावेशों की दिशा होती है यही ऋणावेश के बिल्कुल विपरीत होती है। ये मान लीजिए ऋणावेश है, ये धनावेश है, और इसी ओर विद्युत धारा भी जा रही है, इसी ओर धनावेश भी जा रही है, तो ऋणावेश की दिशा इसके विपरीत होगी, ठीक है ना। बस यही कहना है, ठीक है ना। इसके बाद हेडिंग डाल दो विद्युत धारा की दिशा। अब देखिए वही जो समझाया वही है ना, विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा मैंने बताया ना, जो धनावेशों के बहने की दिशा होती है वही विद्युत धारा की दिशा होती है, और ऋणावेशों की दिशा क्या होती है, जो धारा के बहने की दिशा होती है उसी के विपरीत ऋणावेशों की दिशा होती है। कहने का मतलब ये है कि ये देखो, अगर मान लेते हैं एक कोई चालक एक कोई चालक है ना। अगर इसमें धनावेश बह रहा है, अगर मान लेते हैं ये धनावेश बह रहा है, अब ये धारा के बहने की दिशा है, धारा के, ये धारा की दिशा है, ये धारा की दिशा है ना। तो इसी ओर धारा की दिशा की ओर ये धनावेश भी बहेगी, है ना, धनावेश भी बहेगी, और ये धारा तो इसी दिशा में होगी, धारा तो इसी दिशा में होगी, लेकिन ऋणावेश जो होगा, ऋणावेश होगा ये इसके विपरीत दिशा में होगी, ऋणावेश जो होगा इसके विपरीत दिशा में होगी, समझ गए ना। ये धारा की दिशा है, ये धारा की दिशा है ना, लेकिन ऋणावेश जो होगी ये इसके विपरीत दिशा में होगी, है ना। यही बस यही लिखा हूं कि यदि प्रवाहित होने वाली आवेश धनात्मक होती है तो विद्युत धारा की दिशा आवेश प्रवाह की दिशा में विपरीत होगी। देखो विपरीत है ना। बस यही इतनी बात जान लेना। और ये धारा होते, दिशा होते हुए भी ये क्या है, अदिश राशि है ना। यह एक अदिश राशि है। इसमें कुछ चीजें मुख्य है, ये ध्यान देना। चालकों में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, तथा किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से किसी निश्चित दिशा में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की परिणामी संख्या 0 होती है। ये इसमें जितने नोट है ना, इनको याद रखना। ये पूछे जाने वाले शब्द होते हैं कि किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से किसी निश्चित दिशा में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की परिणामी संख्या 0 होती है। इतनी बात समझ गए, यही बात ध्यान देना, हमें यही छोटी छोटी बातें ध्यान देना है। इतनी बात समझ गए। अब इसके बाद ध्यान देते हैं अगला पॉइंट, धारा घनत्व। पहले एक बार समझ लेते हैं, अगर हम धारा घनत्व बहुत सरल होती है, सब सिर्फ डिफिनीशन पे ही धारा घनत्व को जे से व्यक्त करते हैं, है ना। जे इक्वल होता है I बाई ए। अब ये बताओ, अगर ए कहीं है, ये तो एम्पियर तो होगा नहीं, क्योंकि एम्पियर मात्रक होता है ना, एम्पियर मात्रक होता है। अब ये ए है तो ये क्षेत्रफल यानी एरिया होगा ना, है ना। किसी चालक में प्रवाहित धारा घनत्व क्या होता है, घनत्व, डेंसिटी जो उसका क्षेत्रफल होता है, जो मतलब पूरी घनत्व होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा
तथा इस चालक के क्षेत्रफल, अब कितना क्षेत्रफल है, कितना दूरी है ना, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसके क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। अपने आप बना लोगे ना, है ना, डिफिनीशन अपने आप बना लोगे ना, कोई दिक्कत है ना। एक बार बस ये देखो, अब इसका जो मात्रक आ जाएगा, हम लिख दे रहे हैं फिलहाल, इसका मात्रक आ जाएगा तो धारा घनत्व जे का मात्रक क्या होगा, आई का मात्रक एम्पियर, है ना, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है ना, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है ना, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एम्पियर मीटर की पावर -2 हो जाएगी ना, एम्पियर मीटर की पावर -2, है ना, यही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। और अगर यही हमें बीमा निकालना होगा तो धारा आई की बीमा क्या होगी, है ना, ए होगी, है ना, अभी निकाल के दिखाया था, है ना, ए और ALT की पावर -2 हो जाएगी, है ना। बोलो यहाँ की बीमा भी निकालना कितना आसान है, कोई कठिन हो तो बताओ, है ना। बीमा अगर निकालना है, बीमा इक्वल हो जाएगी, बीमा जे की क्या होगी, ए का बीमा ए होगा और मीटर की बीमा एल की पावर -2, तो ये हो जाएगा जे की बीमा एल की पावर -2। बोलो कोई कठिन है, बोलो कोई कठिन है ना, जल्दी लिख लो। अब अगली हेडिंग डाल दो, धारा घनत्व। चलेगा, देखो वही जो बताया हूं वही तुम्हें करना है। जे इक्वल आई बाई ए होता है ना, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। कर लोगी ना भैया, है ना। देखो इसका मात्रक देखो, जे का मात्रक क्या होगा, जे इक्वल ए का मात्रक एम्पियर, है ना, एम्पियर प्रति, ए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है ना, क्योंकि क्षेत्रफल इक्वल होता है, क्षेत्रफल इक्वल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो यानी इसका मात्रक हो जाएगा मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर। भाई लंबाई को मीटर से ही नापते हैं ना, चौड़ाई को भी मीटर से ही नापते हैं, तो मीटर का मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, है ना, लंबाई का, तो इसको लिख देंगे मीटर स्क्वायर। अब यही ऊपर चला जाएगा, चाहे इसको लिख दे या इसको लिख सकते हैं, या जे इक्वल एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या जे इक्वल एम्पियर प्रति लिख दे, हाँ ये ना लिख के प्रति लिख दे, प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, या इसी को पावर -2 भी कर सकते हैं, या जे इक्वल एम्पियर को अब की हम ए लिख देते हैं, अब इसको यम या मीटर स्क्वायर, है ना, यम की पावर -2, ये किसी भी तरह लिख सकते हैं। ये इतनी बात समझ गए, है ना। चलो इतना लिख लेते हैं, इतना जल्दी लिख लो, है ना। अब इसकी बीमा हम निकाल लेते हैं। बीमा देख लेते हैं। अब धारा घनत्व जे की बीमा वही होगी जो एम्पियर ए की बीमा होगी। एम्पियर की बीमा ए होती है अपान, और मीटर की बीमा एल स्क्वायर, है ना, एल स्क्वायर, इसका एल स्क्वायर, है ना। क्यों एल स्क्वायर होगा, क्योंकि लंबाई का मात्रक बीमा एल होती है, इसका मीटर की बीमा एल होती है, तो मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर हो गया। या इसी को लिख सकते हो ए, ये ऊपर जाएगा तो एल की पावर -2 हो जाएगा, बस यही जे की बीमा ए एल की पावर -2 होगी। के नीट के पूरी तैयारी, हाँ मतलब डॉक्टरी लाइन के जौन कोर्स था पूरा, और नीटे में सब आई जाता, ठीक है ना। देखो ये भैया, अब ध्यान देते हैं कि ये क्या होता है, विद्युत चालन। चालन क्या होता है,
चालन अगर ध्यान से समझो तो चालक, कंडक्टर, कंडक्टर को चालक कहते हैं ना। चालक क्या करता है, गाड़ी को एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है ना। अब वही बात अब विद्युत में चालन यानी विद्युत के कणों में चालन, विद्युत के कण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना विद्युत चालन कहलाती है। बोलो कौन कठिन है ना। बस यही तो लिखा हूं देखो कि आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण विद्युत चालक कहलाता है। और लेकिन ये गतिमान आवेशित, अब जो इनके गतिमान आवेश है ना, जो कण है, जो कण यहां से यहां दौड़ रहे हैं, जो गतिमान आवेश है, उन्हीं आवेशित कण आवेश, इसे आवेश वाहक कहते हैं, है ना। ये गतिमान आवेशित कण आवेश वाहक कहलाते हैं। इतनी बात समझ गए। अब इसमें एक बात ध्यान देना, अब ये तुम्हें एक बात यहां से मिल जाएगी केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में विद्युत अपघट्य पढ़े हो ना, वहां अगर मान लेते हैं कि वो भाषा तुम्हें नहीं समझ में आई, तो यहां से इसको अगर समझ गए हो तो ये भाषा ध्यान दे लो कि जब द्रव को अम्ल क्षार या द्रव की अम्ल क्षार या अम्लीय जल अथवा लवणों के जलीय विलयन में विद्युत चालन धन आयनों, ऋण आयनों तथा इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। अब इसके बाद अगला हेडिंग डाल लेते हैं हम, विद्युत चालक में विद्युत धारा, विद्युत चालक में विद्युत धारा, धात्विक चालक में विद्युत धारा। इसके बाद अगली हेडिंग, देखो डिफिनीशन अपने आप बनाओ, क्या लिखें अपने आप बनाओ दिमाग में। अब खुद सोचो, धात्विक चालक है जो, अगर सबसे ज्यादा धात्विक चालक मतलब जो विद्युत दौड़ेगी ये धातुएं पर ही तो दौड़ेगी, है ना। जो विद्युत दौड़ेगी वो चालकों पर ही दौड़ेगी, है ना। जब चालकों पर दौड़ेगी तो यही तो कहलाएगी हमारे कि धात्विक चालक में विद्युत धारा, है ना। तो जो चालकों पर दौड़ेगी कण, वही आवेशित कण, वही तो विद्युत धारा होगी, है ना। यही तो बनाकर लिखना है। धात्विक चालक, जब विद्युत प्रवाह की दर या आवेश प्रवाह की दर आसानी से होती है, सिंपल सी बात, बस यही तुम्हें करना है, आसानी से होती है तो उसे क्या कहते हैं, धात्विक चालक में विद्युत धारा, है ना। बस ये लिखो, जब विद्युत प्रवाह की दर या आवेशों के प्रवाह की दर आसानी से हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे धात्विक चालक में विद्युत धारा। बस लिख लोगे इतनी बात। अब इसके बाद अगली हेडिंग है, इलेक्ट्रॉन का अपवाह या अनुगमन वेग। ये हेडिंग डाल लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। चलो ये लिख लोगे ना, है ना। बस सिंपल सी बात है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन का अपवाह अथवा अनुगमन वेग। ये एक बार इस पर न्यूमेरिकल आती है या ऑब्जेक्टिव में आती है, किसी ना किसी तरह ये एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा, है ना। बोला ना, अपवाह अथवा अनुगमन वेग, ये इस पर अपवाह अथवा अनुगमन वेग पर एक सवाल तुम्हें मिलेगी, या तो ऑब्जेक्टिव में मिलेगी या तो तुम्हें ऑप्शनल में या एक क्वेश्चन मिलेगा, इससे संबंधित एक मिलती है। तो ये क्या कह रहा है, अपवाह अथवा अनुगमन वेग में किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ने पर, अगर किसी चालक के सिरों को मान लेते हैं ये कोई चालक है, मान लेते हैं कुछ चालक है यहाँ पर, ये कोई मान लेते हैं बोर्ड कुछ लगा है ना। इसको अगर हम बैटरी से जोड़ते हैं, है ना, अगर हम बैटरी से जोड़ते हैं, है ना, तब अगर हम किसी चालक को बैटरी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्वरित विभव, अब जो विभव होगा, त्वरित क्या होता है, जो मतलब समय के साथ चलने की दर जो होती है ना, जिस बेग से ये जा रहा है, जो त्वरित हो रहा है, जो जा रहा है, दौड़ रहा है ना, जो दौड़ रहा है उसी को त्वरण कहते हैं। त्वरण ही है त्वरक, है ना। त्वरक विभव की दिशा में प्राप्त होने वाला औसत वेग, देखो त्वरण और वेग, औसत वेग, कुल चाल जो भी होगा कुल समय में, अब जो भी इसका कुल होगा वही कुल औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, समझ गए। अब इस पर जिस वेग से विभव जा रहा है ना, जिस वेग से विभव जा रहा है, मान लेते हैं 100 की स्पीड से जा रहा है, झर पहुंच गया, है ना। इसी जो विभव बैटरिया से निकल के करंटवा जो मोबाइलिया में या कहीं पहुंचा, जिस वेग से निकला, बैटरी जैसे बैटरी लगाए, है ना। अब वो हाँ
हाँ, अब देखो, जैसे ये तार है ना, ये चार्जर वाला चली काम मान लेते हैं ये चार्जर है, बैटरी में लगाया, मान लेते हैं ये हम चार्ज कर रहे हैं, है ना, ये चार्ज कर रहे हैं। अब ये हम इस पे लगाए, है ना, ये इस पे हम लगाए, है ना, ये बैटरी में लगाए। अब ये जिस बेग से जैसे लगाए, देखो अभी ये हो रही ना, जैसे लगाएंगे इसकी बत्ती जलने लगेगी, लगाते ही जलने लगेगी। तो इसी जिस बेग से दौड़ी धर पहुंची, इसी को ही कहते हैं क्या, अनुगमन बेग या अपवाह बेग। समझ गए, जैसे लगाए, समझ गए ना, एग्जाम्पल भी लेकर चलना पड़ रहा। चला भैया, ये समझ गए ना, अपवाह अथवा अनुगमन वेग। तो लेकिन इस पे अब ये समझ गए ना, अपवाह अथवा अनुगमन वेग, इसको समझ गए, इसे भी डी से व्यक्त करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान देना कि अनुगमन वेग का मान बहुत ही कम होता है। कैसे कम होता है कि इसका 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, है ना, दूरी बटे समय के अनुपात को वेग कहते हैं। वही जो चाल का मात्रक सूत्र होता है वही इसका भी होता है ना, तो ही मीटर पर सेकेंड कोटि का होता है। इतनी बात समझ गए पूरी तरह ना। अब अपवाह वेग और विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध एक आती है ना, ये आती है। तो इस